हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। इस वीडियो में हम देखेंगे फाइल मैकेनिक्स के वो क्वेश्चन जिन क्वेश्चनों को स्टूडेंट ने व्हाट्सअप किए थे कि सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इनको आप वीडियोज बनाकर हमें प्रोवाइड कीजिए। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम फॉलो करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ फैराडे कॉइल। फैराडे कॉइल का एंगल ऑफ फ्रैक्शन यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज किया जाता है। तो पहले तो आप समझिए कि फैराडे कॉइल एक तरह की कोर्स ग्रैंड फॉइल होती है। कोर्स ग्रैंड फॉइल होती है। तो कोर्स ग्रैंड फॉइल के किसी भी पैरामीटर को निकालने के लिए डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी का यूज़ किया जाता है। डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी का यूज़ किया जाता है। तो हमें निकालना क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो किसका यूज करेंगे हम, डेंसिटी इंडेक्स का। यदि हमारा डेंसिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। डेंसिटी इंडेक्स कम होगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। डेंसिटी इंडेक्स को दर्शाते हैं ID से। इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी। इसको दर्शाते हैं DR से। किससे दर्शाते हैं, DR से। तो आप कोर्स ग्रैंड फाइल की किसी भी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, डेंसिटी इंडेक्स का। और मान लीजिए आपको फाइन ग्रैंड फाइल है, क्ले है, फिल्ट है, इसके किसी भी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंडेक्स। ऑप्शन में रफनेस ऑफ पार्टिकल का जिक्र हुआ है तो देख लेते हैं। जो हमारा सरफेस टेक्सचर होता है पार्टिकल का, सरफेस टेक्सचर दो टाइप से हो सकता है, या तो स्मूथ होगा या फिर हमारा क्या होगा, रफ होगा। यदि सरफेस टेक्सचर हमारा स्मूथ है, स्मूथ है मतलब उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल के बीच जो फ्रिक्शन होगा क्या होगा, कम होगा। यहाँ जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे हम जो फोर्स लगाएंगे, जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो पार्टिकल क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे पास जो पार्टिकल है उनका जो सरफेस टेक्सचर क्या है, रफ है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन होगा दो पार्टिकल के बीच में वो ज़्यादा होगा। आप फोर्स लगाएंगे तो पार्टिकल हटेंगे नहीं, हटेंगे भी तो, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन होगा, विरोध करेंगे, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। रफनेस ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। पार्टिकल साइज के मतलब होगा पार्टिकल किस किस साइज के उस फाइल मास में प्रेजेंट है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा कि किस साइज के पार्टिकल हैं। इसके बीच आपने कर्व भी पढ़ा होगा, परसेंटेज फाइन और पार्टिकल की साइज D30, D10, D20, D50 ऐसा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ अ फॉइल सैंपल। हमारे पास एक फॉइल सैंपल है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट से लिया गया फॉइल सैंपल होगा, उसके डिफरेंट सिचुएशन में डेंसिटी पता की गई है, निकाली गई है। आप इन डेंसिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिट करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिट करो। तो हम तीनों टाइप की डेंसिटी को निकाल लेते हैं, सैचुरेटेड, सबमर्ज्ड, वेट यानी बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट। इन तीनों को निकाल लेते हैं, फिर हम इनको देख लें कौन ज़्यादा है कौन कम है। ये कोई कंस्ट्रक्शन साइड है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइड है जहाँ से मैंने सॉइल मास को लिया। तो सॉइल मास में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है और सॉइल सॉलिड प्रेजेंट होते हैं। ये तीन चीज़ें क्या होती है, नॉर्मली सॉइल मास में प्रेजेंट होती है। जब इस सॉइल मास को हम ड्राई कर देंगे तो जहाँ हमारा वाटर था एवेपोरेट हो जाएगा, वाटर की जगह में क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर की जगह में एयर आ जाएगा। जब इस फाइल सैंपल को मान लीजिए पानी में डाल देते हैं या फिर इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो श्रिंकेज लिमिट तक आप पानी डाल दिए तो क्या हो जाएगा, इसमें जहाँ पास हवा थी वहाँ पानी आ जाएगा। ये तीन सिचुएशन बनती है। तो तीनों सिचुएशन में तो वॉल्यूम सेम है ना, तीनों सिचुएशन में तो जो सॉइल मास है उसका वॉल्यूम सेम है, केवल चेंज होगा तो वेट चेंज होगा। इस सिचुएशन में जो वेट आएगा पहले वाले में तो वाटर का वेट होगा और सॉलिड का वेट होगा, दूसरे वाले में केवल सॉलिड का वेट होगा, तीसरे वाले में सॉलिड और वाटर का वेट होगा। जहाँ पास हवा थी वहाँ वाटर आ गया। तो केवल वेट चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, कि सैचुरेटेड वेट होगा ना। इस वाले थर्ड नंबर की जो सिचुएशन है, थर्ड नंबर का जो स्थिति है, इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा वेट होगा।
क्योंकि जहाँ हवा थी वहाँ पास क्या आ गया है, पानी आ गया है, तो यहाँ इसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद जो हमारा वेट ज़्यादा होगा किसका, बल्क ए वाला पहले नंबर का, और इस सबसे कम होगा किसका, सेकंड नंबर का, क्योंकि इसमें हवा आ गई तो हवा कोई वेट ही नहीं होता। तो इससे हम निकाल लेते हैं कुछ डेंसिटीज। पहला हमारा होता है बल्क यूनिट वेट। क्या होता है, बल्क यूनिट वेट, टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल वेट हमारा था अपॉन वॉल्यूम। टोटल वेट किसका किसका होगा, एयर का और सॉलिड का, सॉरी वाटर का और सॉलिड का। एयर का वेट तो जीरो हो जाता है। ड्राई यूनिट वेट में क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह से सैचुरेटेड वेट में क्या होगा, गामा फैट यानी सैचुरेटेड यूनिट वेट में क्या होगा, सैचुरेटेड वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। सबमर्ज्ड यूनिट वेट में क्या होता है, सैचुरेटेड में यूनिट वेट ऑफ वाटर घटा देंगे तो आ जाएगा सबमर्ज्ड। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, सैचुरेटेड की, क्योंकि इसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। बटे के ऊपर वाली चीज़ जो अंश है ना, नोमिनेटर सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो गामा फैट सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद हमारा बल्क यूनिट वेट होगा, फिर ड्राई यूनिट वेट होगा, फिर सबमर्ज्ड यूनिट वेट होगा। ये ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि जहाँ पास हवा थी वहाँ पानी आ गया तो वेट बढ़ गया, वॉल्यूम तो सेम था। गामा टी में एयर, वाटर और क्या था, सॉलिड भी थे, तो वाटर और सॉलिड का वेट आ गया था। लेकिन गामा टी उससे भी कम होगा, क्योंकि जहाँ पास पानी था वहाँ तो हवा आ गई है। और सबमर्ज्ड सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें यूनिट वेट ऑफ वाटर को घटाया गया है। तो ये इसका आंसर होगा, इस तरह से इसका ऑर्डर बनेगा, आप इसको समझिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पहले सैचुरेटेड यूनिट वेट ज़्यादा होगा, फिर बल्क यूनिट वेट, फिर ड्राई यूनिट वेट, फिर उससे कम क्या होगा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फॉइल इफ ड्राई डेंसिटी ऑफ गिवन फॉइल इज 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम एम्बैंकमेंट ऑफ वॉल्यूम 5 × 10⁴ मीटर क्यूब। हमें एक एम्बैंकमेंट बनाना है। क्या बनाना है, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है, ग्राउंड सरफेस से ऊपर होता है ना, ग्राउंड सरफेस से ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ना एम्बैंकमेंट, कुछ इस टाइप से होता है। इतना मिट्टी बिछा के आप चाहे रेलवे ट्रैक बना दो, चाहे आप बिल्डिंग बना दो, जो चाहे वो बना दो, जो मन करे वो बना दो। तो जो वॉल्यूम रहने वाला है किसका, एम्बैंकमेंट का कितना है, 5 × 10⁴ मीटर क्यूब। लेकिन जिस फॉइल पे एम्बैंकमेंट बनाना है उसकी ड्राई डेंसिटी कितनी है, 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ रहा है कि भैया कितना क्वांटिटी ऑफ फॉइल चाहिए, कितनी मिट्टी चाहिए इतने वॉल्यूम का एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम देख लेंगे। क्वांटिटी ऑफ फॉइल पता करना है, सिंपल है। हमें क्या दिया था, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट कितना था, 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। इसी तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 यानी 10⁻6। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, जहाँ पर ग्राम लिखा है तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम में हो जाएगा 1/10⁻3 किलोग्राम। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1/10⁻6। इसको आप फॉलो करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इतना तो बनता होगा ना, नॉर्मल मैथ है। तो 1 कट जाएगा तो कितना होगा, 1.75 और 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ जाएगा, ड्राई यूनिट वेट किलोग्राम पर मीटर क्यूब के टर्म में वैल्यू आ जाएगी। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम। तो हमें सॉलिड चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, गामा टी इंटू वी। तो गामा टी इंटू वी यानी वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को ड्राई डेंसिटी से इंटू करना पड़ जाएगा। तो ड्राई डेंसिटी हमारी कितनी थी, 1.75 × 10⁻3 और वॉल्यूम कितना था, 5 × 10⁻4। इसका यूनिट क्या था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका यूनिट क्या था, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वैल्यू किस में आ जाएगी, किलोग्राम में। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 25, 5 × 35, 2 35, 5 × 5 3 8, 8.75 इंटू 4 3 7, 10⁻7 किलोग्राम आ गया वेट ऑफ सॉलिड। तो आप इसको आप क्या कर सकते हैं, 10⁻7 तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻4 इंटू 10⁻3। तो 10⁻3 बराबर क्या होता है,
1 टन होता है ना, ये 1 टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। तो 1000 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1 टन। तो वेट ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, 8.75 इंटू 10⁴ टन, मतलब 87,500 टन क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ ऑयल। हमें 5 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब का हमें एम्बैंकमेंट बनाना है इतने वॉल्यूम का, तो हमें इतना फॉयल चाहिए, इतनी फॉयल चाहिए, इतनी क्वांटिटी ऑफ मिट्टी चाहिए। बेहद आसान क्वेश्चन था, कर लेना। ऑप्शन नंबर सी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। विच विच एमंग द फॉलोइंग वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन मेथड इज एन फिचुएटिव। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमें वाटर कंटेंट निकालना है, क्या निकालना है, वाटर कंटेंट। कंस्ट्रक्शन साइड से मैंने फाइल माप को लिया और उसमें वाटर कंटेंट निकालना है। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए कुछ मेथड्स होती हैं, कुछ तो होते हैं लेबोरेटरी मेथड और कुछ होते हैं जो डायरेक्टली फील्ड पे होती हैं। इसमें बहुत सारे मेथड दिया गया है, लेकिन इनमें इन सिचु टेस्ट का मतलब ये होता है कि ऑन साइट जिस साइट पे आपको काम कर रहे हो, जिस साइट पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, उसी साइट पे जाके वहाँ वाटर कंटेंट निकाल लो, है ना। डायरेक्टली जाके फील्ड मेथड होती है, आप यहाँ पर जाओ, इसका सैंपल निकालो फाइल का और इससे वाटर कंटेंट निकाल लो। ये होता है आपका रेडिएशन मेथड में। किस में होता है, रेडिएशन मेथड में। किस में होता है, रेडिएशन मेथड में। इन सिचु का मीनिंग क्या होता है, जब हम वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन करते हैं फील्ड में जाकर, ओरिजिनल पोजीशन में कर लो, जैसी फाइल है वैसे ही कर लो, जिस स्टेट में आपकी फाइल है वैसे ही कर लो, इसमें कुछ मिक्सचर नहीं करना है, कहीं लेके नहीं जाना, वही फील्ड में कर लो। वो होता है इन सिचु का, ये मीनिंग होता है। ओवन ड्राइंग जो मेथड होती है, मतलब देखो इन सिचु टेस्ट जो होता है रेडिएशन टेस्ट होता है ना। और ओवन ड्राइंग कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्या होती है, लेबोरेटरी मेथड होती है। जबकि सैंड बाथ मेथड, इससे भी वाटर कंटेंट निकालते हैं, लेकिन ये फील्ड मेथड होती है। रेडिएशन मेथड क्या होता है, इन सिचु टेस्ट होता है, मतलब डायरेक्टली फील्ड में जाके ऑन साइट अब क्या करते हैं, वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडिएशन मेथड, है ना। क्या होगा, रेडिएशन मेथड। अगला क्वेश्चन देखो, द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फुल्ली सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ क्ले हैविंग वाटर कंटेंट 40%। मतलब हमारे पास सॉइल है, सॉइल मास है जो कि फुल्ली सैचुरेटेड है। कैसे, फुल्ली सैचुरेटेड मतलब हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, 100%, मतलब 1 होगा, ध्यान रखना। वाटर कंटेंट कितना है इसमें, 40% है। मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 1.88 है। यदि इसको हम ओवन ड्राइंग करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाती है, 1.74। मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाती है, 1.74। तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उस क्ले का। फिर क्वेश्चन सुनो, हमारे पास जो सॉइल मास है वो फुल्ली सैचुरेटेड है, यानी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 100%। उसमें जो वाटर कंटेंट है 40% है। उसका मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.88 था। आप जब इसको ओवन ड्राई कर दिए तो इसका मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो गया, 1.74 हो गया। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकाल लेते हैं। देखो, एक फार्मूला आपको पता होगा जनरली, मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, GF/1 + V होता है ना। GF क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, E क्या होता है, वाइड रेशियो होता है। ये तो फार्मूला ध्यान में रखना है, बाद में काम आएगा। दूसरा फार्मूला ये होता है GF × W = EF। GF क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, W क्या होता है, वाटर कंटेंट, F क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E क्या होता है, वाइड रेशियो। ठीक है, तो आप देखो वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा आपका, वाटर कंटेंट बराबर हो जाएगा EF/GF हो जाएगा। यहाँ पर EF/GF हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, W नहीं होगा। तो आप देखो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो मैंने GF लिखा है, लेकिन यहाँ धोखे से यहाँ पर W लिख गया था, कोई बात नहीं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था आपका, 100% था, क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास है, तो 1 हो जाएगा। ये तो अपना E है, GF तो GF है। वाटर कंटेंट कितना है उसमें, 40% है, यानी 0.40 है। तो वाइड रेशियो कितना हो जाएगा, 0.40 GF, 0.40 GF हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है, आपने वाइड रेशियो निकाल लिया। अब आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर।
यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसी तरह से मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, बल्क यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये फार्मूला आपको पता होगा। तो मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इनिशियली कितना 1.88 गामा टी, तो गामा टी यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है। यदि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बात करें तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में। तो गामा टी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, गामा टी की वैल्यू आ गई। अब आगे फॉलो कर लेते हैं। जब हमें गामा टी पता चल गया तो एक फार्मूला आपने याद पढ़ा होगा, बाद बचपन में क्या बोलते हैं यार, जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो सारे फार्मूले पढ़े होंगे। गामा टी क्या होता है, जी प्लस ई एफ अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। ठीक है, जी प्लस ई एफ अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। तो जहाँ पास ई एफ लिखा है वहाँ पास क्या लिख सकते हैं, जी एफ इंटू डब्लू। ये फार्मूला भी पता होगा आपको। तो यहाँ पास मैंने लिख दिया। इसके बाद आप दोनों से जी एफ कॉमन कर लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, है ना। जी एफ कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस वाटर कंटेंट अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। तो जी एफ फाइनली आपको ये फार्मूला मिल के आएगा। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए। गामा टी की वैल्यू कितनी है 1.88 जी एफ, तो जी एफ है। यूनिट वेट ऑफ वाटर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है 0.40 है, बटे 1 प्लस ये वाइड रेशियो कितना आया 0.40 जी एफ आया है ना। आप यहाँ से इसको तिरिया गुणा कर लेंगे। तो आप जब पूरी तरह से इसको फॉलो करेंगे अपने कॉपी पेन में, तो जो जी एफ की वैल्यू निकल के आएगी 2.90 के समथिंग आती है। 2.90 कितना आता है 2.90। कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूर दूर तक आपको पता होना चाहिए। 2 फार्मूले की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। पहला है जी एफ इंटू डब्ल्यू बराबर ई एफ, और दूसरा फार्मूला आपको जो लास्ट में आता है गामा टी बराबर जी प्लस ई एफ इंटू गामा डब्ल्यू। और जो पहले फार्मूला मैंने बताया, इसी फार्मूला को यहाँ पर पुट करके जी एफ को कॉमन कर लेना है। तो फाइनली आपका ए फार्मूला बन जाएगा। और इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जी एफ की। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ वाइड रेशियो ऑफ अ फॉइल मास कैन। जो वाइड रेशियो क्या होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होगा। वाइड रेशियो क्या होता है, वैल्यूम ऑफ वाइड अपन वैल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। वैल्यूम ऑफ वाइड अपन वैल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मान लीजिए कोई फॉइल मास है तो उसमें वैल्यूम ऑफ वाइड कभी जीरो नहीं हो सकता, वैल्यूम ऑफ वाइड कभी जीरो नहीं हो सकता। वैल्यूम ऑफ वाइड में दोनों चीज़ें आती हैं, वैल्यूम ऑफ वाटर और वैल्यूम ऑफ एयर। तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा लोहा होता है ना, लोहा है ना, फरिया, उसमें भी वाइड्स होते हैं। तो फॉइल मास में तो वाइड्स होंगे ही होंगे, मतलब वैल्यूम ऑफ वाइड जीरो कभी नहीं हो पाएगा हमेशा। और हमेशा इसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी, जीरो से ज़्यादा होगी। कुछ ना कुछ होगी लेकिन जीरो से ज़्यादा होगी। तो हमेशा और हमेशा वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। न तो जीरो होती है, न तो जीरो तो हो ही नहीं सकती, मतलब बी जीरो। अरे पहला और तीसरा ऑप्शन तो ख़त्म। नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, एक से ज़्यादा कहाँ होगी भैया। जब एक से ज़्यादा हो जाएगी तो वैल्यूम ऑफ वाइड क्या वैल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। वैल्यूम ऑफ वाइड वैल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। तो मिट्टी क्या है कि जब वाइड से वाइड है उसमें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, टेक ग्रेटर देन जीरो होती है। अभी बहुत से और क्वेश्चन हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। आप इन क्वेश्चन को करिए, यदि इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।